जी नमस्कार, मैं सचिन अपने इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है अभी तक उन वीडियो को देख रहे होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो मेरे भाई, हमने लास्ट क्लास में बात किया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 16-16 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया और 17वीं बार तराइन के प्रथम युद्ध में भी पराजित किया। और पराजित होते ही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग लिया करता था और चौहान का दिल इतना बड़ा था कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को माफ भी कर दिया करते थे। इसके बाद मैंने बताया कि तराइन के सेकेंड युद्ध में इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ और अभी तक पृथ्वीराज चौहान गौरी को पराजित कर रहे थे, लेकिन इस युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसके बाद हम सब जानते हैं, जैसा कि आपको मैंने कहानी बताई थी, कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाना आता था। और जो आपने सुना होगा या आपने रामायण में पढ़ा होगा, देखा होगा कि रामायण काल में या त्रेता युग में महाराज दशरथ को शब्दवेदी बाण चलाना आता था। यानी कहने का मतलब कि लक्ष्य को देखे बिना आवाज को सुन के निशाना लगाया जाता था और उसे ही शब्दवेदी बाण कहा जाता था। और जैसा कि शब्दवेदी बाण चलाना पृथ्वीराज चौहान को आता था, इसी शब्दवेदी बाण का प्रयोग करके उन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या की। लेकिन ये केवल किसने बताया? चंद्रप्रदाई ने पृथ्वीराज राशो ने बताया। इसके बाद हम सब जानते हैं कि तराइन के सेकेंड युद्ध में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे। तो क्योंकि जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मुखबिरी कर रहा था और तराइन के दूसरे युद्ध में साथ दे रहा था मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी जयचंद की ही मदद से पृथ्वीराज चौहान को तराइन के सेकेंड युद्ध में पराजित किया। और क्योंकि मैंने बताया था कि जब मोहम्मद गौरी भारत आया था तो अपने साथ हजारों गुलाम लेके आया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये चार इंपॉर्टेंट थे। और क्योंकि तराइन के सेकेंड युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका बड़ा सहयोग किया, इसके अलावा चंदावर के युद्ध में भी सहयोग किया, जिससे वो प्रसन्न होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से मुक्त कर दिया और उसे अपना दामाद घोषित कर दिया। और इसके बाद अपना सेनापति सिपाह सालार भी नियुक्त किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कल की क्लास में कि अगले ही साल यानी 1194 में, इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आप वीडियो देखिएगा, 1194 में लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। और इस चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया। गौरी ने जयचंद को पराजित किया। मैं जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जयचंद अपने हाथी पे चढ़ के युद्ध लड़ रहा था, लेकिन मोहम्मद गौरी की एक तीर जयचंद की आंखों में लगी और जयचंद अपने हाथी से गिर गया। गौरी ने देर ना करते हुए अपनी तलवार के ही एक ही बार से जयचंद का सर कलम कर दिया और इस तरह से जयचंद इस युद्ध को हार गया। और जब चंदावर का युद्ध जीता मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी जी के आकृति का, लक्ष्मी जी के आकृति का सिक्का चलाया, लक्ष्मी जी के आकृति का सिक्का चलाया। ठीक है, एक तरफ लक्ष्मी जी को चित्रित किया गया था और सिक्के के दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा था, मोहम्मद बिन साम लिखा था। ठीक है, मोहम्मद बिन साम लिखा था। लक्ष्मी जी की आकृति का सिक्का चलाया चंदावर युद्ध के बाद और सिक्के के एक तरफ लक्ष्मी जी को चित्रित किया गया था और सिक्के के दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा था। और क्योंकि मैंने बताया कि इसके 1000 गुलाम थे, जिसमें 4 इसके सबसे महत्वपूर्ण गुलाम थे। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद हुआ करता था यल्दौज, उसके बाद हुआ करता था कुबाचा और हुआ करता था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये 4 इसके इंपॉर्टेंट गुलाम हुआ करते थे। चंदावर युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति
नियुक्त किया, सेनापति नियुक्त किया। अब इन दोनों को बाद में डिस्कस करेंगे, इनका उतना रोल नहीं है, जो इनका यूज है मैं आपको बताऊंगा कहाँ का इनका रोल है। ठीक है, हम पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी के बारे में। तो मैंने बताया चंदावत युद्ध के बाद मेरे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति घोषित किया और अपने पुत्र से इसका विवाह भी करवा दिया। यानी इसका पहले गुलाम हुआ करता था, बाद में दामाद बना, उसके बाद ये सेनापति भी हो गया। इसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौटा और अपने राज्य का केयरटेकर कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि हम भारत में आने का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, जिसकी नींव मैंने डाल दिया है। मैंने एक साम्राज्य, एक सल्तनत खड़ी कर दी है। अब तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें काम देता हूं कि तुम क्या करो, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो, भारत में इसका विस्तार करो। और ये इसके कंधे पे जिम्मेदारी डाल के मोहम्मद गौरी वापस लौट गया। और उसके बाद हम सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी दोनों मिलके दिल्ली से लेके बिहार तक, बंगाल तक, यानी पूरे के पूरे उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का विस्तार किए। और इसके बाद 1202 में, इसी के बाद मेरे भाई 1202 में ऐबक ने, ठीक है, इसके बाद 1202 में ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि बुंदेलखंड में चंदेल वंश चल रहा था, चंदेल वंश, और चंदेल वंश का शासक हुआ करता था परमर्दी देव, परमर्दी देव। और इसकी राजधानी, चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी, महोबा। ठीक है, चंदेल वंश की राजधानी महोबा हुआ करती थी। मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड पे आक्रमण करके चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव को पराजित किया। और परमर्दी देव को पराजित करने के बाद इसकी राजधानी पे अधिकार किया। और आपने सुना होगा खजुराहो, खजुराहो का मंदिर, ठीक है, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो मंदिर को नष्ट कराया। ऐसा कहा जाता है इसने लगभग 26 मंदिरों को क्या कर दिया, नष्ट करा दिया, 26 मंदिरों को नष्ट करा दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मेरे भाई मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1202 में, क्योंकि दोनों अभियान पे निकले थे, साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से दोनों निकले और ये बुंदेलखंड वाले एरिया को जीता। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण किया, बिहार पर आक्रमण किया। कौन? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और बिहार की राजधानी मेरे भाई उदंतपुर हुआ करती थी। इसकी राजधानी या लख खतौनी भी कहा जाता है। ठीक है, राजधानी उदंतपुर या लख खतौनी या उदंतपुर ही लिखता हूं, उदंतपुर हुआ करती थी। ठीक है, बिहार पे आक्रमण किया मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और बिहार की राजधानी उदंतपुर हुआ करती थी। ठीक है, और यहाँ पे इंदुमन भीरू का शासक था। ठीक है, इंदुमन भीरू का शासन था। ठीक है, इंदुमन भीरू का शासन था। और ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने उदंतपुर या लख खतौनी पे आक्रमण किया तो इंदुमन भीरू बिना युद्ध किए ही भाग गया। और जब ये बिना युद्ध किए ही भाग गया तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसी के दौरान इसके साम्राज्य को जम के लूटा और नष्ट भी किया। और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि इसने इसी आक्रमण के तहत नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट
कराया। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि मेरे भाई वर्तमान भारत का सबसे पुराना ही विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा है, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। अगर नालंदा की बात करें तो नालंदा की स्थापना, इसके संस्थापक माने जाते हैं या इसकी स्थापना कराया था 413 में कुमार गुप्त के द्वारा। और हम सब जानते हैं गुप्त वंश का ही शासक हुआ करते थे कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त ने 413 में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि 2014 में इसको नष्ट कराया किसने? इसको नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराया बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। इसके अलावा याद रखेंगे 2014 में विदेश मंत्रालय के तहत श्रीमती सुषमा स्वराज, स्वर्गीय कह सकते हैं, सुषमा स्वराज जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसके अलावा 2016 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ठीक है, समझ गए मैंने क्या बताया? मैंने कहा मेरे दोस्तों कि जब इसने बिहार पे अधिकार किया, बिहार पे आक्रमण किया, तो बिहार की राजधानी उदंतपुर हुआ करती थी। यहाँ का शासक इंदुमन भीर हुआ करता था, जो बिना युद्ध किए ही बिहार से फरार हो गया। इसके बाद इसने बिहार पे आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया, और जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था, जो बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी स्थापना 413 में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण करने के दौरान इसकी लाइब्रेरी में आग लगवा दी, जो लगभग 1 महीने तक जलती रही। जो भी प्राचीन भारत के इंपॉर्टेंट स्रोत थे, वो सारे के सारे स्रोत इसमें जल के खाक हो गए। और जैसा कि मैंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय को 2014 में विदेश मंत्रालय के द्वारा सुषमा स्वराज जी के ही हाथों उद्घाटन कराया गया, शुरू कराया गया। इसके बाद 2016 में यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसने, याद रखेंगे, इसके बाद इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी क्या कर दिया? नष्ट कराया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कराया। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कराया। और हम सब जानते हैं कि इसकी स्थापना, विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कराया। और जैसा कि मैंने बताया, नालंदा का कुमारगुप्त के द्वारा और विक्रमशिला का पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसके बाद इसने 1204 से 1205 के बीच में बंगाल अभियान किया। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1204 से 1205 के बीच में बंगाल अभियान किया। और हम सब जानते हैं कि बंगाल अभियान के दौरान बंगाल में एक वंश चला करता था, सेन वंश, और यहाँ का शासक हुआ करता था लक्ष्मण सेन, और इसकी राजधानी हुआ करती थी नदिया। तो जब इसने बंगाल पे आक्रमण किया तो बंगाल में सेन वंश चला करता था और इसका शासक हुआ करता था लक्ष्मण सेन। इसकी राजधानी नदिया हुआ करती थी। इसने बंगाल पे आक्रमण करके सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया और बंगाल पे भी अधिकार कर लिया। उसके बाद
ऐसा कहा जाता है कि 1205 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इतनी बात हमें जाननी थी किससे, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी से। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होंगी। इसके बाद क्या हुआ कहानी में, तो ऐसा कहा जाता है कि 1205 में मोहम्मद गोरी वापस लौटा। और जब 1205 में मोहम्मद गोरी वापस लौटा तो केवल एक साल भारत में रहा। ये 1205 में भारत वापस आया और केवल एक साल भारत में रहा और 1206 में ये वापस गजनी जा रहा था। और जब ये वापस गजनी जा रहा था तो राजस्थान के पास खोखर जाटों ने इस पे आक्रमण कर दिया। और खोखर जाटों ने जब इस पे आक्रमण किया तो इस आक्रमण के दौरान ये बुरी तरीके से जख्मी हो गया। किसी तरह से इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, बाद में दामाद बना, इल्तुतमिश ने इसकी जान बचाई और जान बचा के गजनी ले गया। लेकिन मेरे भाई, ये गजनी जाके इतनी बुरी तरीके से जख्मी था कि गजनी जाने के बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। गजनी जाने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1206 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। और जब इसकी मृत्यु हुई तो हम सब जानते हैं कि इसके 4 गुलाम थे और चारों के चारों क्योंकि उत्तर भारत से लेके काबुल कंदाहार तक इसका विस्तृत साम्राज्य था। उत्तर भारत से लेके काबुल कंदाहार तक इसका विस्तृत साम्राज्य था और इसके 4 गुलाम थे। एक की मृत्यु हो गई और बचा कौन, ऐबक, कुबाचा और यल्दौज। ऐबक, कुबाचा और यल्दौज, इसके 4 इंपॉर्टेंट गुलाम हुआ करते थे, जिसमें 3 जीवित रहे। और क्योंकि हम सब जानते हैं इसमें इसका उत्तराधिकारी हुआ कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और हम सब जानते हैं कि जब इसकी मृत्यु होने के बाद, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम के साथ साथ इसका दामाद भी हुआ करता था, दिल्ली और लाहौर यानी भारत की जो सत्ता थी वो किसे मिली, कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली और लाहौर का साम्राज्य मिला किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद कुबाचा को मिला काबुल, कंदाहार और यल्दौज को मिला क्या, गजनी। कहने का मतलब कि उत्तर भारत से लेकर जो गजनी तक विस्तृत साम्राज्य था मोहम्मद गोरी का, उस साम्राज्य का विभाजन हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली लाहौर मिला, कुबाचा को काबुल कंदाहार मिला और यल्दौज को गजनी का साम्राज्य मिला। लेकिन इसके बाद भी ये सारे के सारे लोग संतुष्ट नहीं थे और यल्दौज और कुबाचा बार बार कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया करते थे। और इसी आपसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए मेरे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनसे वैवाहिक संबंध अपनाया। ठीक है, ऐबक ने यल्दौज की पुत्री से अपना विवाह कर लिया। यल्दौज की पुत्री से अपना विवाह कर लिया और कुबाचा का विवाह अपनी बहन से करा दिया। ठीक है, आपसी संघर्ष ना हो, आपसी संघर्ष को रोकने के लिए इन लोगों से ऐबक ने वैवाहिक संबंध अपना लिया। यल्दौज को अपना ससुर और कुबाचा को अपना बहनोई बना लिया और इसके अलावा इल्तुतमिश को अपना दामाद बना लिया। इल्तुतमिश का विवाह अपनी पुत्री से करवा दिया। और उसके बाद मेरे भाई दिल्ली के साम्राज्य मिला किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक मुस्लिम वंश की स्थापना की और वही क्या कहलाता है, गुलाम वंश। तो यहां से अब हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हम बात करेंगे मेरे भाई दिल्ली सल्तनत। और इस दिल्ली सल्तनत में हम 5 राजवंशों को पढ़ेंगे। यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत और जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1206 से 1526 तक, यानी 320 साल हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। और इस दिल्ली सल्तनत में हम 5 डायनेस्टियों को पढ़ेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। हम सब जानते हैं इसमें सबसे पहली डायनेस्टी होगी स्लेव डायनेस्टी या
गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1206 से 1290 तक, और इसका संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड रहेगा हिंदुस्तान में 1206 से लेके 1210 तक शासन करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब क्या होता है, तो आप सब जानते हैं गॉड ऑफ मून होता है, यानी चंद्रमा का देवता होता है, चंद्रमा का देवता होता है। ठीक है, चंद्रमा का देवता होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का साम्राज्य मिला, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर की जनता के ही कहने पे हिंदुस्तान का साम्राज्य मिला। इसी की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी ही कहां पे बनाई, लाहौर बनाई, अपनी राजधानी ही इसने लाहौर बनाई। और इसके अलावा मेरे भाई, इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया, ये सुल्तान की उपाधि धारण करके गद्दी पे नहीं बैठा, ये अपने आप को सिपाह सालार कहलवाया और सिपाह सालार की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा। इसके अलावा जब ये शासक बना तो दिल्ली की जनता और लाहौर की जनता इसने लाखों के दान दिए, जिसकी वजह से जनता इससे प्रसन्न होकर इसे लाख वक्ष की उपाधि से नवाजा था। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हम सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को नीसापुर के बाजार से, नीसापुर जो पड़ता है कहां पे, अफगानिस्तान में। ठीक है, नीसापुर पड़ता है मेरे दोस्त कहां पे, अफगानिस्तान में। तो इस नीसापुर के बाजार से इसे खरीदा गया था। ठीक है, नीसापुर के बाजार से फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने इसे, नीसापुर अफगानिस्तान के बाजार से फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने इसे खरीदा था। और उस समय गुलामों को शिक्षा दीक्षा देने की प्रथा थी, जिसके वजह से फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने इसे अपने पुत्र की भांति शिक्षा दीक्षा दी। और जैसा कि बचपन से ही काफी टैलेंटेड था, होशियार व्यक्ति था, और जल्दी ये शस्त्र, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि की शिक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन जैसे ही फखरुद्दीन की मृत्यु हुई, इसके बेटों ने इसे बेच दिया और इसे मोहम्मद गौरी खरीद लिया। और जो मोहम्मद गौरी इसे खरीदा, तो हम सब जानते हैं मोहम्मद गौरी से प्रभावित हुआ, और मोहम्मद गौरी ने इसे आमीर आकोर यानी शाही अश्वशाला का दीवान बनाया, जो क्या कहलाता था, आमीर ए, शाही अश्वशाला का मंत्री जो कहलाता था आमीर आकोर। और इसे आमीर ए आखुर यानी शाही अश्वशाला का मंत्री बनाया। इसके बाद हम सब जानते हैं जब गौरी का भारत अभियान हुआ, तो गौरी के भारत अभियान में इसने चंदावर और तराइन के युद्ध में गौरी का साथ दिया, और जिसके वजह से गौरी से प्रसन्न होकर इसे अपना सेनापति सिपाह सालार नियुक्त किया। इसके बाद हम सब जानते हैं मेरे भाई कि सिपाह सालार के पद पे काम किया। उसके बाद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली और लाहौर का साम्राज्य मिल गया किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को 1194 में अपने राज्य का केयर टेकर बना के गौरी वापस चला गया था, और इसने कहा था कि मैं भारत से जा रहा हूं, भारत में इस्लाम की नींव तो मैंने डाल दिया, अब तुम्हारा काम है इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। और मोहम्मद गौरी के कहने पे इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए ही 1194 में इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। और याद रखेंगे, भारत में इस्लामिक पद्धति से निर्मित सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है ये कौन, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसके अलावा हम सब जानते हैं मेरे भाई
किसने? कभी भी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि धारण की किसकी? सिपाह सालार की। ये कभी भी अपने आप को, सिपाह सालार का मतलब होता है सेनापति, ये कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया और ये सुल्तान की गद्दी पे बैठ के शासन नहीं किया। ये सेनापति के गद्दी पे बैठ के शासन किया, इसने अपने आप को सेनापति या सिपाह सालार कहलवाया। इसके अलावा इसको जनता ने लाख वक्ष की उपाधि से नवाजा था। तो ये लाख वक्ष पील वक्ष के नाम से, पील वक्ष का मतलब होता है हाथियों को दान देने वाला। तो ये लाख वक्ष और पील वक्ष के नाम से यह उपाधि धारण करके दिल्ली में शासन किया। इसके बाद हम सब जानते हैं कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ऐसा कहा जाता है कि राय पिथौरा का किला हुआ करता था, राय पिथौरा के किले को ही नष्ट करा के इसने उस जगह पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। इसके अलावा विग्रह राज विसल देव का संस्कृत विद्यालय हुआ करता था और संस्कृत विद्यालय को नष्ट करा के अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। और जैसा कि मैंने बताया था, इसके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के ही नाम पे एक धार्मिक कार्य अंजाम देने के लिए 1199 में इसने नींव रखी कुतुब मीनार की। तो याद रखेंगे 1199 में इसने नींव रखा किसका? कुतुब मीनार का। और किसके नाम पे? अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पे। ठीक है, 3। और आप सब जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, जिसके 5 मंजिल है और लगभग 73 मीटर ऊंची है। ठीक है, हम सब जानते हैं इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ 1199 में, लेकिन इसे पूरा कराया 1229 में। किसने? इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूरा कराया गया था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इसकी 2 मंजिलें नष्ट हो गई थी बिजली के करंट लगने के कारण, बिजली के गिर जाने के कारण। और इन 2 मंजिलों का 1369 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चौथी और 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चौथी और 5वीं मंजिल नष्ट हो गए थे बिजली के करंट के कारण, जिसके वजह से इसका पुनर्निर्माण कराया गया। इसके अलावा सिकंदर लोदी जब शासन कर रहा था अपने शासनकाल में, तो सिकंदर लोदी के ही द्वारा इसका फिर से मरम्मत कराया गया। तो इसका सिकंदर लोदी के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया, यानी मरम्मत कराया गया। ठीक है, जिसे हम जीर्णोद्धार कहते हैं, मरम्मत कराया गया। ठीक है, किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। हम सब जानते हैं कि लोदी वंश का ही महान शासक हुआ करता था सिकंदर लोदी, और 1489 से लेकर 1517 के बीच में इसका मरम्मत कराया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। याद रखेंगे, नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पे। पूरा कराया इल्तुतमिश ने, और इसकी पुनर्निर्माण इसका कराया फिरोज शाह तुगलक ने, और मरम्मत कराया किसने? सिकंदर लोदी। इतने शासक इससे लगे पड़े हैं। और याद रखेंगे कि लगभग इसमें 379 सीढ़ी मानी जाती है। 379 इसमें सीढ़ियां है। ठीक है, इसमें 379 सीढ़ियां है। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? कुतुब मीनार के बारे में। और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि 1210 में मेरे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज डाइड, इसकी मृत्यु हो गई। और कैसे? घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। ठीक है, पोलो खेलते समय। ऐसा कहा जाता है कि लाहौर में पोलो खेल रहा था और अपने घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। पोलो या चौगान बात देखी है, तो पोलो या चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह का घोड़ा हुआ करता था, और मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह को बंदी बना के लाहौर ले गए, और उनके घोड़े का नाम था सुब्रक। याद रखेंगे, जिस घोड़े से गिर के मरा उस घोड़े का नाम था सुब्रक।
जो मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह का घोड़ा हुआ करता था। ठीक है, इसकी सत्यता पे संदेह है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये कभी आपसे पूछा नहीं है ये क्या सत्य है, इसकी सत्यता पे संदेह है, लेकिन ऐसा कहानी, ऐसा सुनाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राजा कर्ण सिंह, और राजा कर्ण सिंह को बेड़ियों में जकड़ के बंदी बना के ये लाहौर लेके आया। और राजा कर्ण सिंह के घोड़े शुभ्रक पे चढ़ के ये पोलो खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, और राजा कर्ण सिंह को पोलो के मैदान में बंदी बना के रखा गया था। राजा कर्ण सिंह की दुर्दशा को देख के शुभ्रक भड़क गया और अपनी पीठ से कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरा दिया, और अपने पीठ से कुतुबुद्दीन ऐबक को गिराने के बाद अपने टापुओं से उसके चेस्ट पे इतना ज्यादा प्रहार किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो ये घोड़ा यानी शुभ्रक अपने स्वामी के पास चला गया, और राजा कर्ण सिंह बैठे और घोड़ा फरार हो गया। घोड़ा मेवाड़ पहुंच गया, घोड़ा किले में दाखिल हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि राजा कर्ण सिंह घोड़े से उतरे, घोड़ा चुपचाप खड़ा था, और जैसे ही राजा कर्ण सिंह ने घोड़े को पुचकारा, घोड़ा जमीन पे गिरा, घोड़ा की मृत्यु हो गई। तो ऐसा कहा जाता है। इसमें कितनी सत्यता है इस बात पे थोड़ा संदेह है। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो इसका ही एक बेटा हुआ करता था, लेकिन मेरे भाई, जिसका नाम था आराम शाह। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसके शासन काल में जो इल्तुतमिश हुआ करता था, इसके शासन काल में इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। इसने, जैसा कि मैंने बताया कि इल्तुतमिश 1206 में जब जा रहा था मोहम्मद गोरी के साथ, तो मोहम्मद गोरी की जान बचाई। इस बात से प्रसन्न होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे गुलामी से आजाद कर दिया और अपनी बहन, अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से करा दिया, और इसे बदायूं का गवर्नर बना दिया, इसे बदायूं का गवर्नर बना दिया। तो मेरे भाई, इसका मकबरा कहाँ पे है, एक और बात लिख लीजिएगा, इसका मकबरा लाहौर में है। ठीक है, और इसका निर्माण कराने वाला व्यक्ति भी था कौन, इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है, जिसका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। इसके मरने के बाद इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन केवल 8 महीने शासन कर पाया। अबुल फजल लिखते हैं कि आराम शाह इनका बेटा नहीं था, इनका भाई था। हसन निजामी लिखते हैं कि आराम शाह इनका बेटा था। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है आराम शाह के बारे में। काफी लोगों का मत है कि इनका बेटा था, कुछ लोगों का मत है कि इनका भाई हुआ करता था। आराम शाह गद्दी पे बैठा, लेकिन जब आराम शाह गद्दी पे बैठा तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी किसे, बदायूं में बैठे इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने कहा कि जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम और दामाद हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन है, इल्तुतमिश। और ये गुलामों की बस्ती है, यहाँ पे गुलामों का शासन है। इस वंश का नाम ही क्या है, गुलाम वंश। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के मरने के बाद शासक बना, वैसे ही गद्दी पे मेरा अधिकार है। और इल्तुतमिश ने आराम शाह पे चढ़ाई कर दिया, और आराम शाह को जब खबर मिली तो आराम शाह लाहौर से अपनी सेना लेके गया, और पंजाब के जुड़ नामक स्थान पे दोनों की सेना आमने सामने हुई, और जुड़ का युद्ध लड़ा गया 1211 में। और इस जुड़ के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया, उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद दिल्ली के सिंहासन पे बैठा। तो आइए समझते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि इसके मरने के बाद अगला शासक बना आराम शाह। 1210 केवल 8 माह शासक रहा, और 1211 में लड़ा गया बैटल ऑफ जुड़, जुड़ का युद्ध किसके किसके बीच, इल्तुतमिश और आराम शाह। और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को क्या किया, पराजित किया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आराम शाह की हत्या करने के बाद ये दिल्ली के सिंहासन पे बैठा, और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक ही माना जाता है किसे, इल्तुतमिश को। ठीक है, और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई संदेह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई, अगली क्लास में हम मिलेंगे और हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। आज की कहानी यहीं पे रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखो मेरे भाई, समर्पण से पढ़ाई करो, पढ़ाई दिन रात करने की जरूरत नहीं है, 12 घंटे 14 घंटे करने की जरूरत नहीं है, उतना कोई करता भी नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ 2 ही घंटे पढ़ो, लेकिन समर्पण से पढ़ो।
समर्पित हो जाओ अपने गुरु के प्रति, समर्पित हो जाओ अपने लक्ष्य के प्रति, समर्पित हो जाओ, मन को एकाग्रचित कर लो। व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो। आप सब जानते हैं कि जल को पाने के लिए जल में मुट्ठी नहीं बांध के डाली जाती है, क्योंकि अगर आप जल में मुट्ठी बांध के डालेंगे तो जल अभी आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। जल को अगर पाना है तो अंजुलि बनाना पड़ता है, और जब तक आप अंजुलि नहीं बनाएंगे तब तक आपको जल प्राप्त नहीं होगा। तो अंजुलि क्या है? जल के प्रति समर्पण। मुट्ठी क्या है? अहंकार। तो आपको समर्पित होना पड़ेगा, और जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक चीजें आप सीख नहीं पाएंगे। जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पे भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसकी कदर करिए, और वहां से जो भी अच्छी चीजें हैं, आप बहुत सारे लोग ये सारी चीजें पता होगी, लेकिन कुछ तो नया आपको मिला होगा, 2 पॉइंट भी नया मिला होगा। तो आप क्या नया आप सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में फिर आपसे रूबरू होंगे और इन तो तुम इससे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।